2025 का एग्जाम जो है वो 2026 में है। कौन सी डेट में इसका एग्जाम है साथियों? 14 मार्च और 15 मार्च को साथियों इसका एग्जाम है। यानी कि आप साथियों देखना चाहते हैं कि 14 और 15 मार्च को कैसा पेपर आएगा, हिंदी के कैसे सवाल आएंगे। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 40 सवाल करवाऊंगा और इन 40 सवालों के माध्यम से आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई 14 मार्च को कैसे हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद साथियों मैं आपको जीके जीएस संविधान मूल विधि के लगभग 40 सवाल करवाऊंगा। इस प्रकार साथियों ये आपके 80 सवाल हो गए और आप इसमें से चेक कीजिएगा कि अगर ऐसे हूबहू यही 80 सवाल आ जाते हैं हिंदी के और जनरल अवेयरनेस के, तो इसमें से कितना स्कोर साथियों आपका रहता है। तो ये समझ लीजिएगा, ये मान के चलिएगा कि 14 मार्च का साथियों आपका ये पेपर है और हिंदी के मैं आपको 40 सवाल करवा रहा हूं। इन हिंदी के 40 सवाल में से आपको कम से कम 25 सवाल तो साथियों सही करना है हर हालत में, अगर आप वाकई में इस एग्जाम को साथियों क्रैक करना चाहते हैं। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? आपको मालूम होना चाहिए साथियों भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बिल्कुल बेसिक से मैंने उठाया है साथियों। तो हिंदी की अगर बात करें साथियों, ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आंसर अगर आपको ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप साथियों खड़ी बोली है। क्या है? खड़ी बोली आपका जवाब अगर है तो बिल्कुल करेक्ट है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। बहुत तेजी के साथ ये सारे सवालों को साथियों हम लोग यहां पर देखेंगे, ठीक है ना। तो एक एक करके साथियों आप लोग यहां पर मुझे बताते जाइए। आप लोग ध्यान रखेंगे, वैदिक संस्कृत से हुआ, यानी कि अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ तो वैदिक संस्कृत आपको बता देना है। उसके बाद देखिए, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी की अगर बात करें कि ये राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, विभाषा है, तकनीकी भाषा है, तो हिंदी हमारी राजभाषा है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए साथियों, जितना टारगेट मैंने आपको बताया कि भाई इतना टारगेट 40 सवालों में से इतने सवाल आपको सही करना है, तो उतने ही सवाल आपके सही होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सवालों को देखिए, जिनके आंसर आपको नहीं मालूम है उन आंसर को तैयार कर लीजिए, उन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए और जितने क्वेश्चंस आपके आते हैं तो उनका आपका रिवीजन होता रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आपने साथियों अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक साथियों दबा दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो यूपीएसआई की आपकी निःशुल्क तैयारी करवाई जाएगी, इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। करके भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान है? सैकड़ों बार यह सवाल पूछा जा चुका है। 343 से लेकर 351 अनुच्छेद तक साथियों राजभाषा संबंधी प्रावधान है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मैं कहूंगा वर्ण की अगर बात करें तो यह साथियों भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद देखिए, वर्णमाला किसे कहा जाता है? साथियों वर्णमाला की अगर बात करें, शब्द के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। मैं कहूंगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही साथियों वर्णमाला कहा जाता है। उसके बाद देखिए, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं। अगर यहां पर साथियों हम लोग बात करें, यहां पर जो है ना, ये देखिए पर, इसमें कारक आपको बताना है। देखिए में या पर आ जाए तो वहां पर कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक होगा। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, इनमें से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं मुझे बताइए। तो मैं कह सकता हूं का खा की अगर बात करें तो ये साथियों कंठ ध्वनियां हैं। उसके बाद देखिए, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन साथियों कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन की अगर बात करें जो ऑप्शन नंबर सी में है साथियों डाढ़ा। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था? तो सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था साथियों? आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहा जाता है? तो साथियों इसको संधि कहा जाता है। संधि आपका यहाँ पर जवाब है, तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि कितने प्रकार की होती है साथियों आपको मालूम होना चाहिए। संधि के प्रकार होते हैं साथियों 3। अच्छा, कौन कौन सी संधि होती है एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए, अंत में जो जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है और जो शुरू में होता है उसको साथियों यहां पर क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। समास का शाब्दिक अर्थ साथियों क्या होता है? तो अगर बात करते हैं साथियों संक्षेप होता है। मैं कहूंगा बिल्कुल संक्षेप जो होता है ये समास का एक शाब्दिक अर्थ ही तो है। प्रख्यात में उपसर्ग क्या है साथियों? प्रख्यात की अगर बात करें तो यहां पर प्रा जो होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, ये इसमें उपसर्ग है। आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्द को साथियों क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? इसको संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो मैं कह सकता हूं साथियों 5 भेद होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के। अगला देखिए, व्युत्पन्नमति शब्द में उपसर्ग आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो यहां पर उपसर्ग पता साथियों क्या होगा? प्रति जो है ना वो यहां पर उपसर्ग हो जाएगा। राइट आंसर आपका भी होगा।
गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो अगर बात करते हैं साथियों, अगर इसमें बड़ा आ के लगा दें, यानी कि क्या हो जाएगा, फिर आगमन शब्द हो जाएगा और फिर गमन का विपरीत हो जाएगा आगमन। आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, निर्वासित में प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है। तो निर्वासित की अगर बात करें, इसमें प्रत्यय साथियों इत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। आंसर आपका डी होगा। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। साथियों, अगर आप वाकई में अपने यूपीएसआई की तैयारी को कंप्लीट करना चाहते हैं तो बहुत जल्द मैं आपके लिए मॉडल पेपर वाली क्लास भी स्टार्ट करूंगा। मॉडल पेपर वाली मतलब जैसे कि शुरू में सबसे पहले हिंदी के 40 सवाल, फिर जीके जीएस और संविधान और मूल विधि और करंट अफेयर के 40 सवाल, उसके बाद रीजनिंग के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की क्लास, और फिर उसके बाद मैथ्स के भी उसी क्लास में क्वेश्चन होंगे। यानी कि एक ही क्लास में आप डेली एक क्लास मिलेगी और एक ही क्लास में आपको ये चारों विषयों का निचोड़ मिल जाएगा। तो वो क्लास भी साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है ना? चलिए, तो सूर्य की अगर बात करें, इसका क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग सूर्य हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में मतलब आपको बताना है संज्ञा क्या है। बुढ़ापा की अगर बात करें तो इसमें देखिए बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, है ना, ये सब में साथियों भाववाचक संज्ञा होती है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो उसको साथियों दावानल कहा जाता है। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहा जाता है। राइट आंसर आपका भी होगा। अगला सवाल है, कह रहे कि वो स्त्री जिसकी कोई संतान ना हो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको साथियों कुल्टा कहते हैं, बांझ कहते हैं। मैं कहूंगा उसको बांझ कहा जाता है। आंसर आपका भी जाएगा। तरनी तनुजा तमाल तहु तरुवर बहुछाए। तो इसमें अलंकार आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए यहां पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, आपको दिख रहा होगा ता की आवृत्ति हो रही है। तो ऐसी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि चरर मरर खुल गए अरर, स्फुटो में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी वर्णों की ही आवृत्ति हो रही, इसलिए यहां पर भी आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? सैकड़ों बार सवाल आया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थायी भावों की कुल संख्या 11 होती है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, कह रहे कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो मैं कहूंगा साथियों 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। कह रहे कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है, निर्वेद शब्द की अगर बात करें तो ये शांत रस का स्थायी भाव है। आलोक का विलोम क्या होता है? तो मैं कहूंगा आलोक का विलोम साथियों अंधकार होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? मैं कह सकता हूं रति शब्द की अगर बात करें तो ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। गरिमा का विलोम अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो लघिमा आपको बता देना है। क्या गरिमा का विलोम क्या होता है साथियों? लघिमा होता है। शिव बावनी के रचनाकार कौन है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों ऑप्शन नंबर बी में भूषण। अगर बात करते हैं भूषण के द्वारा साथियों शिवा बावनी लिखी गई थी। आंसर आपका बी होगा। जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछी जा रही है, तो अगर बात करते हैं जातिवाचक क्या है, देखिए लड़कों यानी कि लड़का, सेना, शाम, दुख। तो लड़का यहां पर शब्द जो लिखा हुआ ये कि जातिवाचक संज्ञा हेतु है। लड़का, लड़की, आदमी, औरत, बालक, बालिका, छात्र, छात्र, ये सब जातिवाचक संज्ञा के ही उदाहरण हैं। उसके बाद देखिए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है मुझे बताइए। देखिए सहारा कैसा है? पुल्लिंग है। सूची पत्र कैसा है? पुल्लिंग है। सियार कैसा है? पुल्लिंग है। परिषद कैसी है? तो इसमें से परिषद आपका एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला देखिए, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है मुझे बताइए। तो ये साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, अद्भुत रस की अगर बात करें, अद्भुत रस में होता है साथियों विस्मय स्थायी भाव। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए साथियों, देखिए 40 सवाल आपके हो गए। कितने सवाल आपके सही हुए एक बार कमेंट में मुझे बताइए, और कुछ सवाल आपको मैं और करवा देता हूं। मेरा मानना है कि पूरे पूरे 50-50 देख लेते हैं साथियों कितने सवाल आपके एक्स्ट्रा हैं। चलिए, कह रहे कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्रिया के साथ जुड़ते हैं कृदंत प्रत्यय। उसके बाद देखिए, कह रहे कि छंद का सबसे पहले उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद की अगर बात करें, ऋग्वेद में छंद का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। कोई भी छंद किस में विभक्त रहता है? तो कोई भी छंद साथियों चरणों में भी विभक्त रहता है और यति में भी विभक्त रहता है। सही जवाब आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साथियों क्या कहा था? तो इसको वीरगाथा काल कहा था। क्या कहा था साथियों? वीरगाथा काल कहा था। राइट आंसर आपका सी जाएगा। करेंगे सदय में प्रयुक्त संधि नाम आपसे पूछी जा रही है, मुझे बताइए। देखिए सदय अगर बात करते हैं तो नहीं लिखा होना चाहिए। सूर्योदय की अगर बात करें, सूर्योदय लिखा होगा साथियों। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में साथियों गुण स्वर संधि होती है। आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो हरिधन चंद्र यानी कि इसमें तो साथियों विसर्ग संधि हो जाएगी और आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए, रोगी में उत्कृष्ट जिजीविषा थी। क्या लिखा हुआ है साथियों? ये
यानी कि यहां पर अगर बात करें, हो सकता हो साथियों ऑप्शन में भी जिजीविषा लिखा हुआ है, तो जिजीविषा की आपसे शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है। तो जिजीविषा कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ ऐसे लिखा जाता है जिजीविषा शुद्ध शब्द। अगला देखिए, सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर अंत में जो बड़ी ई है साथियों, यहां पर बड़ी ई आएगी, जो कि यहां पर सावधानी शब्द में प्रत्यय हो जाएगी। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, यानी कि उज्जवल की आपके वर्तनी पूछी जा रही, तो उज्जवल में अगर बात करते हैं सातु कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, बहाव शब्द में सातु प्रत्यय कौन सा है, आपसे यहां पर यह पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं सातु, आव हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सातु, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। बहाव शब्द की अगर बात करें तो बह होगा। मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर बात करें, मुझे तो कोई नहीं सही लग रहा है। बहाव की अगर बात करें तो एक सेकेंड ये लीजिए, ये आव, यहां पर आव जो होना चाहिए वो आव कहां पर लिखा है, ये बड़े आ की मात्रा नहीं बनेगी, सिर्फ और सिर्फ छोटे आ की मात्रा बनेगी। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका होगा। अगला सवाल देखिए साथियों, आपने यहां पर कितने सवाल देखे, आपने पूरे 50 सवाल देखे हिंदी के, है ना। या तो 50 सवाल में से आप बता दीजिएगा कि कितना स्कोर आपका रहा। और अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे साथियों, क्या जीके जीएस संविधान वगैरह सब कुछ देखेंगे, तो इन क्वेश्चंस को भी आप लोग साथियों देखते जाइएगा। चलिए, तो कहा जा रहा है कि असम में मानस सेंचुरी प्रसिद्ध है, तो ये पता किसके लिए जानी जाती है, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए, फॉर एलिफेंट्स आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो मैं कहूंगा साथियों बेंगलुरु शहर की अगर बात करें, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी के रूप में जाना जाता है। रायपुर किस राज्य की राजधानी है, तो रायपुर की अगर बात करते हैं साथियों, ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए, कहा जा रहा है कि नामधापा, नामधापा भी लिखा होता है, नामदफा भी होता है, तो नामदफा नेशनल पार्क साथियों ये कहां पर स्थित है, ये मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखिए, पूर्णतया कार्बनिक ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य साथियों कौन सा है, तो कौन सा है, मैं कहूंगा सिक्किम है, यानी कि सिक्किम आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, भारत का पहला नेशनल पार्क इनमें से कौन सा है, तो भारत का पहला नेशनल पार्क की अगर बात करें तो कार्बेट नेशनल पार्क जो है ना, ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कोंकण रेलवे जोड़ती है, गोवा को मैंगलुरु से जोड़ती है, मैंगलुरु से, या रोहा को मैंगलुरु से, मैं कहूंगा रोहा को मैंगलुरु से जोड़ती है साथियों कोंकण रेलवे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, थार एक्सप्रेस कही जाती है, तो थार एक्सप्रेस कही जाती है साथियों, थार एक्सप्रेस जो चलती है वो कहां चलती है, पाकिस्तान में, यानी कि कहां जाती है थार एक्सप्रेस, तो पाकिस्तान में जाती है। आंसर आपका सी होगा। यदि होंगहो चीन का शोक है, तो बिहार का शोक कौन सी नदी है, मैं कहूंगा कोसी नदी की अगर बात करें तो ये साथियों बिहार का शोक है। आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, तो क्या आपका जवाब कृष्णा है, मैं कहूंगा नहीं। क्या आपका जवाब गोदावरी है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। अगला देखिए, गोवा किस नदी पर स्थित है, तो अगर बात करते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे मांडोवी नदी की, तो गोवा जो है ना ये मांडोवी नदी के तट पर स्थित है। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है, तो इनमें से कौन सी नदी, लूना नदी की अगर बात करें तो ये कच्छ के रण में ही समाहित होती है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए कह रहे नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो नासिक की अगर बात करें ये तो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। सही जवाब आपका डी होगा। अगला देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो यह महानदी पर बनाया गया है। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है, तो भारतीय मरुस्थल को गोबी कहते हैं, सहारा कहते हैं, थार कहते हैं, मैं कहूंगा थार कहा जाता है। थार आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। साइलेंट वैली कहां पर स्थित है बताइए साथियों, साइलेंट वैली की अगर बात करें तो ये केरल में स्थित है। कहां पर, केरल में स्थित है साथियों साइलेंट वैली। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, फटाफट मुझे आप लोग यहां पर बता दीजिए। चलिए चलिए, सही जोड़े की अगर बात करें साथियों, देखिए असम की राजधानी दिसपुर है, तो ये गलत है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें साथियों, भुवनेश्वर है। और उसके अलावा साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर गुवाहाटी, है ना, ये भी तो गलत है। अगरतला की अगर, हाँ, त्रिपुरा की राजधानी साथियों, देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत, मेरे को इसमें तो साथियों सभी गलत है, तो सभी गलत है, तो हमारा कोई भी इसमें से जवाब नहीं हो सकता है। अगला सवाल देखिए, कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, यानी कि कामाख्या मंदिर की अगर बात करें तो ये असम में स्थित है साथियों। कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है, असम में स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत का सबसे बड़ा राज्य की अगर बात करें, आपसे यहां पर ये पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे बताइए। चलिए,
तो अगर बात करते हैं साथियों, राजस्थान हो जाएगा, राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए सरक्रीक निवेशिका, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? फटाफट बताइए। तो कि ये बेंगलुरु में स्थित है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब आपका बेंगलोर में ही स्थित है भारत की सिलिकॉन वैली। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो म्यांमार से साथियों देखिए मिजोरम की मिलती है, मणिपुर की मिलती है, नागालैंड की मिलती है, लेकिन मेघालय की नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती है तो यही आपका क्या होगा? यही आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो अगर बात करते हैं साथियों कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो साथियों ये ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है क्योंकि ये एस्चुरी बनाती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है, यानी कि भारत में साथियों नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूंगा ब्रह्मपुत्र नदी आपका जवाब हो जाएगा। क्या ब्रह्मपुत्र नदी आपका जवाब है? सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सूरत की अगर बात करें ये ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है? अनुच्छेद 40 की बात चल रही है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसका कथन है? यानी कि ये बात किसने कही थी? तो आपको ध्यान रखना ये बात अरस्तु के द्वारा कही गई थी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वो वित्तीय आपातकाल लागू कर सकता है? तो ये तो अनुच्छेद 360 कहता है कि राष्ट्रपति साहब जो है ना ये वित्तीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और आप लोग मुझे बताइए आपका जवाब यहां पर क्या हो सकता है। आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ए, क्या 51 का ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? किस संविधान से इसे लाया गया है? तो मैं कहूंगा इसे 42वें संविधान संशोधन से लाया गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद देखिए कह रहे कि संविधान यानी कि अगर बात करते हैं कहा आपसे जा रहा है संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? यहां पर साथियों 74वां संविधान संशोधन का जिक्र चल रहा है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सही लिखा हुआ है 74वां संविधान संशोधन। तो मैं कहूंगा नगर पालिकाओं की अगर बात करें, नगर पालिकाओं का संबंध 74वें संविधान संशोधन से ही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंध है? 368 की अगर बात करते हैं साथियों तो ये अनुच्छेद किससे है साथियों? संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 368 आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत का पहला चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त साथियों कौन थे? सुकुमार सेन की अगर बात करें तो ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल तो साथियों 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो अगर बात करते साथियों अभी मैंने आपको बताया था मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के पहले सुकुमार सेन थे। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो कितनी चाहिए होती है साथियों? मैं कहूंगा 30 वर्ष चाहिए होती है। 30 वर्ष आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? तो भारतीय संसद की बड़ी कमेटी की अगर बात करें तो प्राक्कलन समिति है। मैं कहूंगा बिल्कुल प्राक्कलन समिति साथियों आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए साथियों आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों जीवी मावलंकर की अगर बात करें तो ये साथियों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला देखिए, संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? तो मैं कह सकता हूं साथियों अनुच्छेद 112 के अंतर्गत साथियों प्रस्तुत किया जा सकता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष साथियों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आंसर आपका ए है। अगला देखिए, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो किसके द्वारा रखा गया था? जयप्रकाश नारायण के द्वारा रखा गया था। मैं कहूंगा हाँ, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही रखा गया था। संसद सदस्य यानी कि संसद के सदस्य संसद में अपनी सदस्यता गवा देगा अगर वो सत्रों से यानी कि कितने दिनों निरंतर अब्सेंट रहे, अनुपस्थित रहे। अगर वो 60 दिन तक है ना
एब्सेंट रहता है तो वो अपनी संस्था को खो देता है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय प्रदान करता है? तो किस अनुच्छेद की बात चल रही है? मैं कहूंगा अनुच्छेद 39 के ए की बात चल रही है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद 21 के ए की बात चल रही है, यानी कि अनुच्छेद 21 के ए के तहत बच्चों को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। अगला सवाल देखिए, कहने कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो मैं कह सकता हूं भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। उसके बाद देखिए राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो मैं कह सकता हूं साथियों उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अगर बात करें, इनके द्वारा ही साथियों राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है। अगला देखिए राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा कितने समय में पारित करना होता है? तो ये तो साथियों 6 की अगर बात करें यानी कि 6 वीक्स की यानी कि 6 सप्ताह में होता है। तो बिल्कुल सही साथियों, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा द्वारा 6 सप्ताह में पारित करना होता है। उसके बाद देखिए राज्यपाल के विवेक अधिकार कहां पर सीमित हैं? तो राज्यपाल के विवेक अधिकार कहां पर सीमित हैं? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्तगी, विधानसभा को भंग करना, विधेयकों को स्वीकृति देना। मैं कह सकता हूं साथियों राज्यपाल के विवेक अधिकार कहां पर सीमित हैं? तो विधेयकों को स्वीकृति देने पर सीमित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए होती है? तो साथियों 30 वर्ष चाहिए होती है। सही जवाब आपका सी होगा। अगला देखिए संघ एवं राज्य के मध्य संबंध किस भाग में वर्णित है? तो अगर भाग 11 की हम बात करते हैं, किसकी? भाग 11 की बात करते हैं तो इसमें संघ और राज्य के मध्य संबंधों का साथियों जिक्र किया गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने जिले थे? 940, 930, 933 या साथियों 640? इस बात का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में साथियों देना है। तो यूपीएसआई के लिए टॉप 100 क्वेश्चंस आप लोगों ने यहां पर देखे। ये क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। उसके अलावा साथियों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मैं आपसे कहूंगा कि मैंने यूपीएसआई 2025 एग्जाम कह सकते हैं 2026 में जो होने वाला है, उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए जितनी भी क्लासेस थी, चुनिंदा क्लासेस थी, इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, उन